हाँ जी बच्चों, आज हम 12th बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज शुरुआत है, पहला लेक्चर है ना। तो पहले लेक्चर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कुछ पढ़ाएंगे। आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। तो बिकॉज आज पहला लेक्चर है ना, हम जो है 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिजिक्स की प्रिपरेशन आपको मैं कराऊंगा, बाकी केमिस्ट्री मैथ्स की प्रिपरेशन आपको आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स कराएंगे जो भी हैं, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस, सबसे पहली गाइडलाइंस, सबसे पहले फेथ करना सीखो, भरोसा करना सीखो। आप अपने ऊपर फेथ ज्यादा मत करो, टीचर पर ज्यादा करो, क्योंकि टीचर जो है वो आपको एकदम सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है गाइडलाइंस में, इसे ध्यान से सुन लीजिए। जो कहा है वो करो, ठीक है। ये जो है ना, मैं अलग पेन ले लेता हूं, रेड कलर का पेन। जो कहा है वो करो, यानी कि ऐसा नहीं कि कहा कुछ गया है आप कर कुछ रहे हैं, फिर आपका रिजल्ट अगर बिगड़ता है तो जिम्मेदारी टीचर की नहीं है। आप टीचर को नहीं कह सकते कि टीचर ने कहा हमने वो किया फिर रिजल्ट नहीं आया। दूसरा, जब कहा है तब करो। जैसे हमने कहा कि जो आज का लेक्चर आया है उसका आप आज ही नोट्स बनाओ, तो आज ही नोट्स बना लो। अब लेक्चर पढ़ाते टाइम भी मैं कुछ कुछ बोलूंगा, जो जो बोला आज का काम आज करो, ठीक है। जैसा कहा गया वैसा ही करो, अपना समझ बंद करो। बहुत हो गया, अब टाइम आ गया। अब आपको आज भूल जाओ आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपने अब तक कितना लापरवाही किया, कितना आलस किया, कितना आप इधर उधर घूमते रहे फिरते रहे, कुछ नहीं करना। अब आपको जो कहा है वो करो, जब कहा है तब करो, जैसा कहा है वैसा करो, राइट। नंबर 2, डोंट वरी फॉर जेई मेन। अब आपको फिलहाल जेई मेन की प्रिपरेशन की चिंता छोड़ देनी है। अब आप कहेंगे सर फरवरी में तो एग्जाम हो रहा है और आप कह रहे हो छोड़ देनी है। आप टेंशन ना लो। क्यों ना ले टेंशन, आपके पास में जेई मेन के 4 चांस हैं और अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा है। अगर आप प्लान्ड वे में, व्यवस्थित वे में चलोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसकी प्लानिंग मैंने बना रखी है, मैंने अपने दिमाग में रख रखा है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखो, ये बात जो है पिछले 30 साल से इस चीज को नोटिस किया जा रहा है और ये कभी गलत नहीं हुई, अब भी गलत नहीं हुई। क्या है बात? रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओबीडियंस। जितने आप ओबीडियंट हैं रिजल्ट उतना ही आएगा। आप जितना ओबीडियंट है उतना रिजल्ट आएगा। अगर आप कम ओबीडियंट है रिजल्ट कम आएगा, ज्यादा ओबीडियंट है रिजल्ट ज्यादा आएगा। रिजल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसओबीडियंस स्क्वायर। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या रूल है? एक्चुअली मैंने इसको फिजिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। आपका जो रिजल्ट आने वाला है, बोर्ड का रिजल्ट जो आने वाला है, मेंस का रिजल्ट जो आने वाला है, एडवांस का जो रिजल्ट आने वाला है, वो आज ही पता लग जाएगा आपको। आज साफ साफ पता लग जाएगा। अगर आपकी ओबीडियंस बढ़िया वाली है, आप टीचर को ओबे करते हैं, जैसा कहता है वैसा करते हैं पूरा भरोसा करके, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। आपका रिजल्ट निश्चित ही नहीं आएगा अगर आप में डिसओबीडियंसी है। तो आप अगर टीचर को डिसओबे कर रहे हैं तो आप पक्का मान के चलिए आपका रिजल्ट खराब ही आने वाला है, वो आएगा ही नहीं अच्छा। नंबर 2, 5वें नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम हमेशा कहते हैं टुडे इज वर्क टुडे। आप वर्क को एक्यूमुलेट मत करो। जितना कर चुके उतना कर चुके। जो आपने अब तक खराबी कर दी, अब रुक जाओ, अब और खराबी मत करो। अब तो आप सब कुछ छोड़ दो, केवल ये करो टुडे इज वर्क टुडे। जो आपके टीचर ने आज कह दिया वो आप आज करो। जो कल के लिए कहेगा वो कल करेगा, परसों के लिए फिर परसों कहेगा आपका टीचर कुछ, है ना। बी अहेड ऑफ योर टीचर। अब आप देखिए क्या है, जैसे मान लो आपके टीचर ने आज आपको इतना काम करने के लिए कहा, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कर ले, अपनी तरफ से कर ले। टीचर से आगे चले, कभी टीचर से पीछे मत चले। टीचर से पिछड़ना जब चालू हो जाता है तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और जब आप टीचर से आगे चलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इस मान के चलिए दुनिया की सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस से जीती जाती है।
इंप्रूव योर ओवरऑल वर्किंग स्पीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंप्रूव योर ओवरऑल वर्किंग स्पीड। ये ओवरऑल वर्किंग स्पीड में क्या क्या है? ओवरऑल वर्किंग स्पीड में है राइटिंग स्पीड, आपकी लिखने की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। लर्निंग स्पीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड और लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि स्लो स्लो समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो, धीरे धीरे लर्न कर रहे हो, नो। राइटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, लर्निंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, और कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब आप स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि अब आपके जो है बोर्ड में भी काफी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, राइट। चलिए, अब हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस जो है इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, एक एक लाइन को नोट कर लो और एक चार्ट पेपर पर लिख करके उसको अपनी टेबल पर लगा लो, ठीक है। हाँ, सब कुछ अपने टीचर पर छोड़ दो कि आपका टीचर आपको बोर्ड में कैसे नंबर दिलाएगा, आपका टीचर आपको जेईई मेन में कैसे नंबर दिलाएगा। देखिए एक बात बताऊं, जो पाप आपने आज तक किया है, जो आलस्य आपने आज तक किया है ना, जो नुकसान आप आज तक कर चुके हो वो तो कर चुके आप, उसे आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है ना। जो समय आप खराब कर चुके वो कर चुके, उसका कोई सॉल्यूशन आज नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जैसे देखिए फरवरी का आपका जेईई मेन है, उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम वो आएगा जो आपने आज तक कर्म किए, जो आपने आज तक कार्यक्रम किया, जो जो किया वो परिणाम आएगा आपका जेईई मेन का फरवरी का। उसके बाद मार्च वाला जेईई मेन का रिजल्ट आएगा, वो जो अब करोगे उसका आएगा। हाँ, फिर उसके बाद अप्रैल वाला आएगा, वो जो अब करोगे उसका आएगा रिजल्ट। फरवरी वाला तो जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो वही आने वाला है जो आपने आज तक किया। मई का जो रिजल्ट आने वाला है वो अब आने वाला है जो अब करोगे। आप समझिए कि जेईई मेन का जो फरवरी है वो आपके हाथ से निकल चुका है, अब उसके चक्कर में आप फिर फंस जाओगे। आपने अगर तैयारी अच्छी कर रखी है तो यू विल गेट, नो इश्यू, है। मार्च वाला जो है आपके अब जो करोगे उसका फर्क पड़ेगा। अप्रैल वाला अब आगे जो करोगे उसका फर्क पड़ेगा। मई वाले में भी आपका जो आगे करोगे उसका फर्क पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अभी एक वीक तक तो पूरा वीक, फर्स्ट वीक मैं आपको 100% 12th बोर्ड की प्रिपरेशन ही कराऊंगा, लेकिन उसके बाद अगले वीक से मैं 4 दिन 12th की प्रिपरेशन पर ध्यान दूंगा और 3 दिन जेईई मेन पर ध्यान दूंगा। 3 दिन जेईई मेन के लिए हम आपका क्विज एग्जाम रखा करेंगे, वाइवा वॉश रखा करेंगे। उस वाइवा वॉश में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जवाब देंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे। फिलहाल आपका पूरा जो है ना बोर्ड की प्रिपरेशन चलेगी। बोर्ड की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे वो मैं बता दूं। सबसे पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे जो 5 नंबर वाले आते हैं। तो जैसे हर चैप्टर में हम 5-6 क्वेश्चन बड़े बड़े करेंगे जो 5 नंबर के आया करते हैं जनरल, राइट। उसके बाद में फिर हम छोटे साइज के क्वेश्चन करेंगे जो 3 नंबर के आते हैं, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ये करेंगे, ओके। लेकिन हर चैप्टर में मैं ऐसा ही करूंगा जैसा मैं बता रहा हूं। इस चैप्टर में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं कुछ जो चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं जहां पर हम ध्यान देना जरूरी समझते हैं कि भैया वहां से तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, आधे नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टपक ही पड़ेगा वहां से, राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ही जाएगा, न्यूमेरिकल तो मेरे को पता है आप लोग कर ही डालोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मैं अभी बता देता हूं कि हमने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किया। आपके पास में हमारी डीपीपी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, है ना। तो उसमें वो सारे क्वेश्चन करो जो जेईई मेन वाले हैं, है ना, उनमें से ही आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान रखना, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाला है वो उसी में से आने वाला है जो मैंने आपको डीपीपी दे रखी है। तो डीपीपी के अंदर जो आपके जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक है, जेईई मेन ऑब्लिक नीट लिख रखा उसमें, वो क्वेश्चन बैंक आप चालू कर दो अभी से, दोबारा से स्टार्ट कर दो, है ना। और जो आपको पहले नोट्स पढ़ाए वो एक बार रिवाइज कर दो, सुन लो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज नोट कर दो। क्या आपको सारी डीपीपी में जो जेईई मेन वाली है वो सारी कर लेनी है दोबारा, जेईई मेन एंड नीट वाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आज स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक चार्ज आप आज ही मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, अपने टीचर को पकड़ के चलो, उसे छोड़ो मत, है ना। जैसा टीचर चल रहा है वैसा आप चलिए। अब तक छोड़ चुके कोई दिक्कत नहीं, अब तक आप पिछड़ गए कोई दिक्कत नहीं, अब मत पिछड़ो, ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरू से आप एकदम लाइन टू लाइन हो जाओ,
रोज रोज एकदम साथ साथ चलो, देखो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, हमेशा आया है। ओबीडियंस का रिजल्ट हमेशा आया है आज तक। अब आपने अब तक अगर मान लो बात नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं, अब मान लो, समझ गए। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारा पहला चैप्टर है, हम पहले चैप्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन हर चैप्टर में ऐसे ही, जब मैं बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स, छोटे 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 बारीक बारीक पॉइंट्स पर बातें करूंगा। वो बारीक पॉइंट्स पर बात करने के बाद बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं की पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स कॉज्ड बाय स्टैटिक चार्जेज। कभी कभी क्या होता है कि वो एक नंबर या आधे नंबर में एक दो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पूछ ली। अब आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स कॉज्ड बाय स्टैटिक चार्जेज। स्टैटिक चार्जेज का मतलब होता है जो चार्ज चल न रहे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी चार्जेस जो है ना, जो खड़े रहते हैं, जो चार्ज चल नहीं रहे होते, एक जगह स्टैटिक रहते हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होती है? ESU, ये होती है स्टेट कूलॉम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है? इसे EMU कहते हैं, इसे एब कूलॉम कहते हैं। हाँ जी, EMU को एब कूलॉम कहते हैं, एब कूलॉम, और दैट इज 10 कूलॉम, दैट इज 3 into 10 raised to power 10 स्टेट कूलॉम, राइट। ये आपका 1 कूलॉम इज 3 into 10 raised to power 9 स्टेट कूलॉम। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो 1 एब कूलॉम है ये 10 कूलॉम के बराबर है, इसको 3 into 10 raised to power 10 स्टेट कूलॉम बोला गया है, और इसको बोला गया है 1 कूलॉम इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9 स्टेट कूलॉम, है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। चलिए दूसरा जो की पॉइंट है वो है चार्ज कन्वेंशन का। चार्ज कन्वेंशन यानी किस तरह के चार्ज को पॉजिटिव माना जाता है और किस तरह के चार्ज को नेगेटिव माना जाता है। तो देखिए, इफ ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क, अगर हम एक ग्लास रॉड ले लेंगे, ग्लास की रॉड ले लेंगे और एक सिल्क का टुकड़ा ले लेंगे, इफ ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क देन ग्लास बी पॉजिटिव एंड सिल्क विल बी नेगेटिव। ये बात होता क्या है कि जब हम ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि ग्लास वाली जो रॉड होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क जो है वो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम प्लास्टिक की एक रॉड लेंगे और उसको फर से रगड़ें, तो प्लास्टिक की रॉड को जब फर से रगड़ा जाता है या सिल्क से रगड़ा जाता है तो जो है ना, जो सिल्क है वो पॉजिटिव बन जाता है, प्लास्टिक नेगेटिव बन जाता है। ये ग्लास में प्लास्टिक में अंतर है। ये सिल्क की जगह आप फर भी लिख सकते हो, है ना, हाँ, तो कोई खास बात नहीं है, आप इसमें फर लिख दो, है ना। देखो, व्हेन प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ फर, है ना, तो फर भी पॉजिटिव एंड प्लास्टिक भी नेगेटिव। ये बात। नंबर तीसरा जो की पॉइंट है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। कंडक्टर्स कौन होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं। तो कंडक्टर्स अलाउ फ्रीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ जी, कंडक्टर्स जो है अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं कि जाओ, छूट है, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, कंडक्टर्स अलाउ फ्रीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। इंसुलेटर्स डोंट अलाउ, इंसुलेटर्स डोंट अलाउ चार्जेस टू मूव और पास थ्रू देम। अपने में से चार्जेस को मूव नहीं कराने देते इंसुलेटर्स। मोबाइल चार्जेज इन सॉलिड्स आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोबाइल चार्जेज इन सॉलिड्स आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सॉलिड्स में जैसे लोहे में, तांबे में, सिल्वर में, गोल्ड में या किसी भी सॉलिड के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है, यानी कि मोबाइल चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मोबाइल कभी नहीं होता, राइट। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल चार्जेस।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सेल, बैटरी के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो मोबाइल चार्जेज होते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस बोथ आर मोबाइल चार्जेज। ये आप नोट्स आज का आज बना लीजिए, है ना। हाँ, कल पे नहीं छोड़ना। आज का नोट्स अगर कल पर छोड़ दिया ना, फिर कल और आ जाएगा वीडियो, फिर परसों और आ जाएगा वीडियो, फिर उसके अगले दिन और आ जाएगा वीडियो, फिर उसके अगले दिन और आ जाएगा वीडियो, फिर आप इकट्ठे हो जाओगे, फिर आप खुश हो जाओगे, बस कुछ नहीं। इसलिए आज का आप आज बताओ 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मतलब लगभग हर बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये आप याद करो, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन। ये मैं समझाता हूं क्या है। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने ईसी लिखा है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको मैंने क्या लिखा है? ईसी। आप लिखेंगे इसको इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा। ध्यान दीजिए, शॉर्ट में लिखना आपको अलाउड नहीं है। जैसे मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है, यहां पर आपको पॉजिटिव लिखना अलाउड नहीं है। आप पॉजिटिव पूरा लिखें, है ना, नेगेटिव पूरा लिखें, है ना। क्योंकि कोई टीचर चिढ़ जाते हैं, कोई टीचर बहुत लिबरल होते हैं मेरे जैसे, तो मैं क्या चिढ़ता नहीं, मैं मार्क्स दे जाता हूं। अगर आप मेरे पास आपकी कॉपी लकीली आ गई और आपने ऐसे लिख दिया तो मैं मार्क्स दे दूंगा। तो अब ये है ना, लेकिन मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आप जो है ना पूरा लिख दिया करो। ईसी मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा, आप इसको पूरा लिख दीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। और भी मैंने कहीं अगर मान लो जो है थोड़ा शॉर्ट में लिखा है तो आप उसे कंप्लीट लिखा करें। आपकी आदत कंप्लीट लिखनी, ये बोर्ड का एग्जाम है, ध्यान दीजिए। हम जेई मेन और एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द चार्ज ऑन एनी बॉडी is always an integral multiple of a basic minimum charge called quantum of charge, that is electron, that is charge of electron, correct। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पर, कहीं भी, यहां वहां जहां कहां मत पूछो, कहां कोई भी बॉडी है उस पर कोई भी चार्ज है, तो वो चार्ज जो है एक मिनिमम पॉसिबल अमाउंट का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो क्या है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक मिनिमम चार्ज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कभी आधा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी, एडिटिविटी का मतलब होता है कि चार्ज कैन बी एडेड। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, उसमें हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा, कुछ नेगेटिव चार्ज रखा, तो टोटल चार्ज क्या होगा? सबका एल्जेब्रिक सम होगा। तो एडिटिविटी, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है? चार्ज इन एनी बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द अवेलेबल चार्जेस इनसाइड द बॉडी विद द बॉडी। तो जैसे कोई भी बॉडी है उसमें जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं उन सब चार्जेस का एल्जेब्रिक सम है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज 0 है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्स में है उतना ही नेगेटिव चार्ज यूनिवर्स में है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर किसी बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो निश्चित मान के चलिए कि कहीं दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज गया है उतनी ही अमाउंट का, है ना। हाँ जी, किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया, इसका मतलब है कहीं से नेगेटिव चार्ज ला के दिया है बॉडी को, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा जहां से ला के दिया, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब इसके बाद में हम कुछ की पॉइंट्स और करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अगली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम। ध्यान दीजिए, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव
और फिर पॉजिटिव नेगेटिव रखते हुए साइन यूज में लेते हुए उसका सम करते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the algebraic sum of all the individual charges available in the system. Conservation of electric charge, तीसरी प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? मींस सम ऑफ चार्जेज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के जो चार्ज होते हैं वो हमेशा जो है ना अनचेंज रहते हैं, जितना है उतना रहेगा। जैसे हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका टोटल चार्ज जीरो है, हमेशा जीरो रहेगा, राइट। अब आइसोलेटेड चार्ज हम किसको, मतलब सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम आपस के अंदर उस अदर जगह से कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। हाँ, चलिए अगली बात हम बात करेंगे। ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलॉम्स लॉ। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको मैं बता देता हूं और आप जानते भी हैं, है ना। हम आपको अब केवल लिखना सिखा रहे हैं कि लिखेंगे कैसे, यानी कि आपको नॉलेज तो पूरा पहले से ही है ना। हम आपको सिखा रहे हैं लिखना कि हाउ टू राइट, है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, नोट्स बनाइए इमीडिएट हाथों हाथ, is directly proportional to the product Q1 Q2, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, and inversely proportional to the square of distance r, यानी डिस्टेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए क्या हुआ, ये स्टेशनरी चार्ज Q1 है, ये स्टेशनरी चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r, करेक्ट। फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, देखिए इसको क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसे हम कहेंगे K Q1 Q2 r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। R12 कैप, इसका मतलब क्या है, R12 कैप का मतलब है 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन। देखिए हमने किस पे लिखा, फोर्स ऑन Q2, ऑन Q2, Q2 पर फोर्स निकालना है। जब Q2 पर फोर्स निकालना है तो Q1 क्या करता है, Q2 को, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करते हैं, तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया, तो Q1 जब Q2 को रिपेल करता है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, 1 से 2 की डायरेक्शन में लगता है। हम इसे कहते हैं R12 कैप। R12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, करेक्ट। K को कहते हैं 1/4 पाई, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, ध्यान दीजिए, K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स, है ना, मीटर इनवर्स स्क्वायर, दैट इज मीटर रेज़ पावर -2, 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आप जानते हैं, ज्यादा बात इस बारे में नहीं करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक्चुअल में इनकी हमें नीड पड़ती है, बीच बीच में छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है, कुछ आ जाता है ना। अब इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल, और इसी का यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हो रहा है, इसी कंसेप्ट का यूज हो रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q0, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q0 due to other static charges, due to other static charges, say Q1 Q2 Qn, ये सब बहुत सारे चार्जेज है ना। हाँ, या आई को आयन लिखना चाहो तो आयन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस आप थोड़ा लिखना सीख लीजिए कि आपको वहां पे कहानी कैसे बनानी है, स्टोरी बनाना एक बार आ गया ना तो आप जीत जाओगे। will be equal to the vector sum of the forces acting on Q0 due to all individual forces, all individual charges। तो क्या हुआ, the net electrostatic force acting on charge Q0 due to other static charges say Q1 Q2 Qn will be equal to the vector sum of the forces acting on Q0 due to all individual charges। अब जैसे मान लीजिए ये आपका Q0 है,
इधर चार्ज Q1 रखा है, यहां चार्ज Q2 रखा है, यहां चार्ज QI रखा है। तो Q1 इस Q0 को रिपेल करेगा। हम सब पॉजिटिव लेके चलते हैं, जब जरूरत होगी तो आप वहां पे माइनस साइन लगा देना उस पर्टिकुलर चार्ज की जगह, अगर आएगा तो कभी। तो आपने इस Q1 में पॉजिटिव चार्ज है, Q0 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q1 क्या करेगा, इस Q0 को रिपेल करेगा। ये Q2 क्या करेगा, इस Q0 को रिपेल करेगा। ये QI क्या करेगा, इस Q0 को रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेंगे, और ये रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे, करेक्ट। और इस तरह से ये रिपेल करेंगे तो अब देखिए इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा। हमने इस डायरेक्शन को कहा R⁻1 नॉट, R⁻2 नॉट, R⁻I नॉट। डायरेक्शन को शो कर रहा है 1 से Q0 की तरफ, 2 से Q0 की तरफ, I से Q0 की तरफ। अब हमने F on Q0 लिखा है, तो F on Q0 ड्यू टू Q1, F on Q0 ड्यू टू Q2, F on Q0 ड्यू टू QI, है ना, राइट। अब इसको हम कहेंगे समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n K Q0 QI अपॉन R I0 टू Q अपॉन दिस। ये सब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे सारे के सारे सम एक साथ हो गए। अभी हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहां पर एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको इलेबोरेट करेंगे। फिलहाल मैं इसको जो है छोटा सा क्रक्स बना दे रहा हूं, कुछ खास ना दूंगा। अगली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए मैंने लिखा है EFI। आप कभी भी वहां पे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरा कंप्लीट लिखेंगे, है ना, क्योंकि कुछ टीचर्स नाराज हो जाते हैं। अब वहां पे क्या कॉपी चेक करने वाला टीचर है, पता नहीं किसके भाग्य में आपकी कॉपी जाएगी, है? अगर मेरे जैसे टीचर के भाग्य में आपकी कॉपी गई तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो वो कहेंगे ये क्या होता है, ऐसे कैसे लिख दिया। ऐसे ही बोर्ड वाले लोग हैं। तो एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज और चार्जेस, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज और चार्जेस is equal to force acting on a unit positive test charge at that point. Unit positive test charge, है? देखिए क्या लिखा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन Q0, फिर हमने लिख दिया लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। आप सब जानते हैं, है ना, बस लिखना है आपको। आगे देखिए हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 must be so small that it may not affect other charges producing electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले अदर चार्जेस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्ड, है ना, और कर्व्स लिखिए इसको, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स ट्रेस्ड आउट बाय फ्रीली मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स ट्रेस्ड आउट बाय फ्रीली मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप जानते हैं वो प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है उसके ऊपर, कॉन्टिन्यूअस कर्व है ना। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते हैं, आपस में कभी क्रॉस नहीं करते, क्योंकि अगर क्रॉस कर दिया इसका मतलब एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ऐसा तभी तो। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं इसका मतलब एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, जो कि ऐसा होता नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप एट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड अप होते हैं, राइट। नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, क्लोज लूप तो कभी बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप बनता है, राइट। ये सब हमारे कुछ की पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से, फिर हम उसको पूरे को
डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है यूजिंग गॉस लॉ। अब देखिए यहां पर आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। यूजिंग गॉस लॉ, इसका मतलब सबसे पहले आप गॉस लॉ लिखेंगे कि है क्या, ठीक है, उसके बाद उसका यूज करेंगे। बिना गॉस लॉ बताए यूज करेंगे ना, वो आपका आधा नंबर काट लेगा टीचर। तो यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब देखिए आप, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर यानी कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। आपको मैं बता दूं कि हॉलो स्फेरिकल चार्ज्ड सेल ये आपके कोर्स से हटा दिया है इस बार, मतलब बोर्ड ने हटा दिया है, आपके क्वेश्चन नहीं आएगा हॉलो स्फेरिकल सेल का, इसलिए मैंने यहां सॉलिड स्फीयर लिया है, हॉलो स्फीयर सेल को हटा दिया है उसने। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो बोर्ड का जो सिलेबस रिमूवल है वो किस कंसेप्ट पर हुआ है? मतलब ये है कि हॉलो स्फेरिकल सेल हटा दिया और सॉलिड स्फेरिकल स्फीयर रहने दिया। अब सॉलिड स्फीयर रहने दिया तो भैया जो डेरिवेशन सॉलिड स्फीयर में होने वाला है उसका आधा हम हॉलो स्फीयर में करते हैं, यानी आपने करवा तो लिया ना काम पूरा, ठीक है। हाँ और क्या, क्योंकि अंदर वाला तो जीरो होता है वहां पे। अब इन्होंने करवा दिया, लेकिन ये चीज नहीं हटाई है, इन्होंने वो चीज हटाई है ना। तो जो सिलेबस डिलीट किया है आपका इलेक्ट्रो इस पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड वाले चैप्टर में, वो सिलेबस डिलीट किया है उन्होंने चार्ज स्फेरिकल सेल, उसको पूरा डिलीट किया है, करेक्ट। तो यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r। फर्स्ट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, सेकंड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, थर्ड स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो देखिए हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, राइट। मैं बाकी का बोर्ड साफ करूंगा, क्वेश्चन वहां जिंदा रखूंगा, राइट। ओके, हाँ जी। तो देखो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अंदर भी बाहर भी सरफेस तीनों जगह, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम को लिख देते हैं। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या है इसको हमने यहां लिख दिया। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन एनक्लोज्ड सरफेस इज दिस। इंटीग्रल, ये साइन लगाया है, इसका मतलब एनक्लोज्ड सरफेस का साइन है, इंटीग्रल सरफेस पर पूरे पर हो रहा है। ई वेक्टर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डीए वेक्टर उस पॉइंट पर जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक की है वहां पर एक एलिमेंटल सरफेस एरिया है, राइट। डेल्टा क्यू आपका ये है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, डेल्टा क्यू इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। डीए क्या है? स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया टेकन ऑन द एनक्लोज्ड सरफेस। ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ डीए वेक्टर। ध्यान दीजिए डीए वेक्टर जो है स्मॉल एलिमेंटल, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ली है, तो यहां मेरे पास में एक एलिमेंटल एरिया है डीए, इसका ई वेक्टर इधर है और डीए वेक्टर भी इधर है, करेक्ट। तो देखो क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। आप इसको पूरा नोट डाउन करिए, पूरा एक एक चीज नोट डाउन करिए ध्यान से, है ना। डीए वेक्टर इज स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया टेकन ऑन द एनक्लोज्ड सरफेस। ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ डीए। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है ना। आप ध्यान दीजिए कि मैंने जो ये लिखा है ये बहुत कंजस्टेड लिखा है, आपको अच्छी तरह से वहां एग्जाम में लिख कर आना है। अभी आप नोट्स जैसे बनाओ, लेकिन एग्जाम में अच्छी तरह से खुला खुला अगले व्यक्ति को समझा करके लिख के आना है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। Let us consider a positive Q charge. Let us consider a positive Q charge is uniformly distributed in a solid sphere of radius r, so that rho is volume charge density. It is equal to Q upon 4 pi r cube. Correct. Now, ये आपका एक स्फीयर है कैपिटल आर का, इसमें हमने पूरा पॉजिटिव चार्ज भर दिया। यहाँ हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है। ओ सॉरी
टी पॉइंट है, टी पॉइंट है ना, ये इनसाइड में। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे। अगर मैं यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर जाने की ट्राई करेगा, बताओ। नेचुरल है कि अगर मैं यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो दैट विल गो दैट वे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, करेक्ट। ओके, डीए क्या है? डीए है स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया, राइट। अब हम यहां पर देखेंगे कि डीए का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम है। डीए का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ई का डायरेक्शन तो अपना है। ई वेक्टर डीए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहां पर cos 0 आएगा, करेक्ट। फर्स्ट वाला है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कंसीडर अ पॉइंट पी, देखिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर रहा हूं मैं। कंसीडर अ पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर, कंसीडर अ पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर। Draw an imaginary spherical Gaussian surface. Draw an imaginary spherical Gaussian surface passing through point P. Draw an imaginary spherical Gaussian surface passing through point P. If we put a positive test charge, है ना, हमने spherical Gaussian surface draw कर लिया। If we put a positive test charge at P, हमने P पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट किया, इट विल शो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज व्हाट इट विल शो। जैसे इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज पुट किया तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल शो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, यस, सेंटर ऑफ स्फीयर से दूर जा रहा है। ऑल्सो टेक एन एलिमेंटल सरफेस एरिया डीए वेक्टर एट पॉइंट P. Now, as per definition of electric flux, phi E is E vector dot dA vector, E electric flux linked with the Gaussian surface. पूरा नोट करिए, electric flux linked with the Gaussian surface, right? अब आप देखिए, ये आपको अपने हाथ से लिखना है। अगर आपने फोटो खींच के छोड़ दी ना तो बस फिर फोटो ही रह जाएगी, वो कुछ होना जाना नहीं है। जब तक आप इसको हाथ से लिखकर अच्छी तरह से नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है, ध्यान रखना। फाई ई इज, है ना, ये आपका आएगा ई डीए cos 0 डिग्री, क्योंकि हमने कहा ई वेक्टर और डीए वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये आ जाएगा आपका ई इंटीग्रल डीए। इंटीग्रल डीए मतलब डीए एक छोटा सा एरिया है, उसका इंटीग्रल करोगे तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया आ जाएगा। स्फेरिकल सरफेस दैट इज गॉसियन सरफेस वी हैव टेकन है ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ एज पर गॉस थ्योरम फाई इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q is entire charge of sphere is enclosed in the Gaussian surface। बिल्कुल भाई, जब ये Gaussian surface बाहर है तो सारा ही चार्ज उसमें enclosed है ना, सारा ही चार्ज उसमें enclosed है, राइट। तो इन दी Gaussian surface phi E is आपके पास में ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया हमने, E इक्वल टू ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग आया, तो आपके पास E आउट आ गया और यहाँ K की वैल्यू आ गई, करेक्ट। At point Q on the surface small r is equal to capital R, तो आपका ये आ गया। अब तीसरा वाला जो रह गया ना अंदर वाला, वो अभी हम करते हैं, राइट। तो बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस द इनसाइड पॉइंट T। पॉइंट T दैट इज इनसाइड द स्फीयर। ये पॉइंट P है, ये स्फीयर के अंदर है। तो हम स्मॉल r रेडियस का जो है ना गॉसियन सरफेस बनाएंगे अंदर, जहां पर हमको निकालना है, राइट। तो थर्ड केस, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो कंसीडर पॉइंट T, कंसीडर पॉइंट T, एक मिनट, कंसीडर पॉइंट T inside the sphere. Draw an enclosed and draw a spherical imaginary Gaussian surface. देखना, फिर वही स्टेटमेंट लिखूंगा, ड्रॉ ए स्फेरिकल
imaginary Gaussian surface of radius small r, है ना, containing point P, ये ध्यान रखो। सबसे बड़ी बात वो पॉइंट T उसके ऊपर होना चाहिए, पॉइंट T, है ना। अब देखिए एट T E vector and dA vector, are in same direction, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। E वेक्टर एंड DA वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। यहां पर हम एक DA वेक्टर बनाते हैं, मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ये छोटा वाला जो दिया है ना, यहां पर एक DA वेक्टर बना देते हैं। तो DA वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, E वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो एट T E वेक्टर एंड DA वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए एनक्लोज चार्ज विद इन दिस गॉसियन सरफेस। तो नाउ चलो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले फाई ई लिख देते हैं, फाई ई इट इज इक्वल टू वही बात E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, है ना। फिर मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रल E DA cos 0, बिल्कुल 0 डिग्री, है ना। तो E DA cos 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे E, आप कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रल DA, इस गॉसियन सरफेस का हमको एरिया लेना है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अब हम कहेंगे इट इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन क्या है? Q इन इज अमाउंट ऑफ चार्ज enclosed inside the Gaussian surface under consideration. What Gaussian surface is in our consideration? Under consideration, है ना। तो ये आएगा आपका E, आप बाहर निकाल दीजिए, है ना। 4 पाई r स्क्वायर आपने रख रखा है। Q इन, अच्छा चलो एक काम करो, Q इन निकाल लो, पहले कंप्लीट कर कैलकुलेशन कर लो Q इन की, फिर बाद में हम इसको इक्वल करते हैं। तो देखो Q इन इक्वल टू आएगा रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी था आपका कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये आपकी डेंसिटी थी, राइट। और वॉल्यूम है आपका इस वाले गॉसियन सरफेस का 4 पाई स्मॉल r क्यूब, इसलिए Q इन आ गया है आपका कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये Q इन आ गया है, करेक्ट, राइट। अब आप देखिए कि क्या होने जा रहा है। देखो हम कहेंगे अब E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। E इन बोलते हैं इसको, हाँ ये इनसाइड ही है, E इन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। ये आपका है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। आप यहां से पढ़िए इस जगह से, है ना। दिस इज इक्वेशन 1, सो आई एम राइटिंग, वो आप नंबर डालते रहना जो भी है ना। अब आपके पास में ये आ गया है कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ये आप चेक करिए, तो हम कहेंगे E इनसाइड आ गया है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, है ना। अब हम इसके रिजल्ट जो है ना उसको हम कलेक्ट कर देते हैं। तो हेंस वी गेट द रिजल्ट
रिजल्ट्स एज बिलो, वी गेट द रिजल्ट्स एज बिलो। देखिए कैसे हैं रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आपका ई आउट आ रहा है। ई आउट कितना आ रहा है आपका, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। नंबर 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, आपका ई सरफेस आ रहा है। ई सरफेस कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो आपका ई इन आ रहा है। ई इन निकालने में हमने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, केवल एक अंदर का गॉसियन सरफेस बनाया और अंदर का गॉसियन सरफेस बना करके उसका हमने एरिया निकाला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू इन उसके अंदर का चार्ज निकालना है। अंदर का चार्ज निकालने के लिए हमने रो इनटू वॉल्यूम किया। डेंसिटी तो हमने स्फीयर की ली पूरी, है ना। वॉल्यूम हमने वो वाला लिया जिसके अंदर चार्ज निकालना है, तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। हमने यहाँ पे जब क्यू इन अपॉन ये किया, देखो ये क्या था, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ ले आए, तो ये इस तरह से आ गया। तो ये आ गया है आपका के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब आप कह सकते हैं कि ई आउट, देयरफॉर ई आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से एक बड़ा सवाल आएगा, है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल जो है हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि पहला दिन था, फर्स्ट लेक्चर था, तो अपना काफी सारा समय जो है समझाने में और काफी सारी बातें करने में चला गया। अभी भी मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा कि आपको आंसर को कैसे लिखना है, हर हेडिंग को डालना है, हेडिंग को अंडरलाइन करना है ना, जो जो जवाब है। तो आप देखिए ग्राफ ई वर्सेस स्मॉल आर फॉर सॉलिड यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर। राइट, करेक्ट। अब देखिए तो हम बात करेंगे ई की। एक एक्सिस मैंने ई एक्सिस ले ली है, एक एक्सिस मैंने आर ले ली है। ये कैपिटल ई है, यहां पर मैं कैपिटल आर कह देता हूं, यहां पर मैं स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर कह देता हूं। आप बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में करके आएंगे, है ना। यहां मैं एक वर्ड लिख देता हूं इनसाइड, यहां मैं एक वर्ड लिख देता हूं आउटसाइड। हमने कहा इनसाइड में ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, है ना। तो हम यहां ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कहां तक स्ट्रेट लाइन आएगा, सरफेस तक। ये ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। इसके बाद में यहां से ये ग्राफ नीचे जाएगा, दैट इज ई आउट। आप ऐसे लिख देंगे ग्राफ के ऊपर। इससे क्या होगा कि आपका जो नोटबुक चेक करने वाला है उसको ये फील आएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। देखो एक बात ये है ना कि ये महसूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक बार आपने अगर ये महसूस करवा दिया कि आपको सब कुछ आता है तो फिर आप जीत जाओगे। और अब की बार में एक चीज ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको क्या कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर आप सारी डीपीपी के जो जेई मेन वाले क्वेश्चंस हैं, एडवांस वाले छोड़ो, जेई मेन वाले वो अभी पूरे कर लो और मेरे से डाउट सेशन में डाउट पूछ लो। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने चालू किया यहाँ पर, तो आप क्या करें, साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन करते चले जो मैंने आपको डीपीपी दी, और आप वो डाउट्स मेरे से पूछ लेंगे। करेक्ट। जूम सेशन रेगुलर होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन जाती है। अटेंड आप नहीं करते वो एक अलग बात है, लापरवाही आप कर रहे हो वो एक अलग बात है, आलस आप कर रहे हो वो एक अलग बात है। जिस बच्चे ने सवाल पूछने हैं वो पूछ रहा है, जिस बच्चे को सवाल डाउट आ रहा है वो पूछ रहा है, उसके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, जो नहीं पूछ रहा है उसके नहीं हो रहे। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने बोर्ड को भरा था तो मैंने इसको क्या कर दिया था, बहुत छोटा छोटा लिख करके कंजस्टेड कर दिया था। आपको क्या करना है, उसे इलेबोरेट करके लिखना है। समझ गए। तो ये सब जो है ना, आप नोट्स बनाइए, रेगुलर नोट्स बनाइए। कल अगला लेक्चर आएगा, कल शायद हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल हमारे पास जो है और बातें नहीं रह जाएंगी, है ना, केवल क्वेश्चन ही करना है। आज फर्स्ट डे आपको समझाने में हमने काफी कुछ किया, काफी सारी बातें समझी।
ये बात आप पक्का मान करके चलो, रिजल्ट ओबीडियंस से आने वाला है। ओबीडियंस जितनी ज्यादा होगी रिजल्ट उतना ही बढ़िया